हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर एज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे अभी ये क्लास मेरे द्वारा ली जा रही है। मैंने एक पोल आपके लिए एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर किया हुआ है। उस पोल के ऊपर वोट जरूर से करना। ये पोल इसलिए है कि आप लोगों को कौन सा लेक्चर ज्यादा अच्छा लगता है, दैट इज लाइव, क्योंकि हम लोग वो लेके देख लिए अपलोडेड और साथ में प्रीमियर, है ना। लाइव होगा तो 8 बजे होगा, अपलोडेड और प्रीमियर होगा तो वो 9 बजे के पहले नहीं हो सकता क्योंकि टीम अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और इनमें से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप तो बस पढ़ाओ। इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा सही लगता है आप एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जाके वोट कर सकते हो, ठीक है। आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आज टेक्सट कॉन्टेक्स्ट और एडिटोरियल नहीं आता है क्योंकि आज संडे है, हैप्पी संडे। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएस1 से रिलेटेड खबरों के ऊपर। सिक्योर भगत सिंह फाइल से हिस्टोरियन। देखो पंजाब और दिल्ली, पंजाब के जो आइकनिक लीडर है वो है भगत सिंह और दिल्ली के जो आइकनिक लीडर है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर है। अब जब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं यूपीएससी के, तो यूपीएससी के सिलेबस के अंदर क्लियरली ये कहा गया है कि जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हम लोगों को उनके बारे में जानना है, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में प्रीवियस ईयर के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो 2019 के अंदर आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तरीके से 1920 के अंदर अलग अलग आइडियोलॉजी जो उभर के आई उन्होंने रोल प्ले किया नेशनल मूवमेंट में। 2020 का क्वेश्चन है। उसके पहले 2014 के अंदर क्वेश्चन आया था, 2016 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है। 2016 के अंदर गांधी जी को कंपेयर करने का पूछा था सुभाष चंद्र बोस से, ठीक है, नेताजी से। तो इस तरीके से सारी चीजें देखने को मिलती हैं। मतलब प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन के अंदर पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस के अंदर डायरेक्टली दिया हुआ है वहां से क्वेश्चन, मतलब इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में प्रीलिम्स के अंदर यहाँ पर इवेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी चीज पहले हुई कौन सी चीज बाद में हुई, भगत सिंह के बारे में, ठीक है, कोई से इवेंट से रिलेटेड पूछ लेंगे या फिर किसी पत्रिका के बारे में पूछ लेंगे कि मूक नायक किसने लिखी हुई पत्रिका है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रीलिम्स के अंदर सवाल आते हैं। तो मतलब ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दे आर द आइकनिक लीडर, दैट इज गुड, है ना। इवन ये कहा जा रहा है कई सारे हिस्टोरियन द्वारा कि 135 फाइल जो कि भगत सिंह के कोर्ट केसेस की हैं उन्हें हम लोगों को प्रिजर्व करके रखना चाहिए, उन्हें हम लोगों को संभाल के रखना चाहिए। ये सारी चीज तो है, पर सवाल उठता है कि भगत सिंह की थोड़ी सी जीवनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि उनके जीवन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं रही। तो भगत सिंह शुरुआत के समय के अंदर नॉन वायलेंट मूवमेंट के अंदर बिलीव किया करते थे। इवन एट द एंड ऑफ द टाइम ही ऑल्सो बिलीव इन के मास मूवमेंट होना चाहिए, है ना। इंडिविजुअल हीरोइज्म के ऊपर फोकस जो है वो लोगों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत के अंदर गांधी जी के काफी बड़े फैन थे, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के अंदर भागीदारी भी ली थी। इनके अंकल थे अजीत सिंह जी। अजीत सिंह जी जो हैं वो काफी बड़े रिवॉल्यूशनरी थे। जो 1915 का जो दौर था उस दौरान में लाला लाजपत राय के साथ में मिलके अजीत सिंह जी ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नेशनल मूवमेंट के अंदर, है ना, पंजाब के अंदर नेशनलिज्म जगाने के अंदर। जब वहां पर अजीत सिंह इस तरीके से थे तो उनके जो भतीजे थे भगत सिंह वो भी कुछ इसी तरीके से निकले। 1919 के अंदर जब हम लोगों को जलियांवाला बाग का इंसिडेंट देखने को मिला तो भगत सिंह उससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे, ठीक है, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम पंजाब। 1924 के अंदर, जब 1922 के अंदर फरवरी के महीने में चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद में महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के वापस लेने के बाद में भगत सिंह जी काफी डिसअपॉइंट हुए थे। और जब वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुए तो उन्होंने दूसरे रास्ते खोजना शुरू किए। तो 1924 के अंदर कानपुर के अंदर इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया था। ये HRA बनाया गया था एक्चुअली में सचिंद्र नाथ सान्याल। आपने सुना होगा रस बिहारी बोस के बारे में। रस बिहारी बोस के साथ में मिलकर पहले रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी किया करते थे 1913-1914 के अंदर। वायसरॉय के ऊपर एक बम अटैक करवाने के लिए भी ये दोनों जाने जाते हैं।
ठीक है। बाद में रासबिहारी बोस जो है वो जापान चले जाते हैं 1915 के अंदर। उसके बाद में वो इंडियन नेशनल आर्मी के गठन करने के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में होते हैं तो उनको जर्मनी से जापान भी उन्हीं के द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है। तो वहां पर उनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वही सचिन सान्याल हैं ये, तो सचिन सान्याल जो है वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन करते हैं। जिसके बाद काकोरी रॉबरी होती है, और काकोरी रॉबरी के अंदर खुद भगत सिंह जी भी गिरफ्तार हो जाते हैं, पर क्योंकि वो गुनहगार नहीं है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। 1926 के अंदर भगत सिंह के द्वारा खुद से नौजवान भारत सभा को फाउंड किया जाता है फॉर द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। यहां पर जब आप नौजवान भारत सभा को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भगत सिंह वॉज अ सेक्युलर पर्सन, क्योंकि यहाँ पर जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था, यहाँ पर धर्म के आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे और धर्म के आधार पर भेदभाव वाले मुद्दों को हम नहीं उठाएंगे, इस तरीके की बात जो है वो यहाँ पर की जाती है। जिसके कारण से नौजवान भारत सभा एक इंपॉर्टेंट सभा के रूप में भगत सिंह के द्वारा गठन की गई थी। 1928 के अंदर एक मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग बुलाई गई थी दिल्ली के फिरोजा कोटला के अंदर। ये बुलाई थी चंद्रशेखर आजाद ने, और चंद्रशेखर आजाद ने जब ये मीटिंग बुलाई तो HSRA का गठन हुआ, दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। क्योंकि ये वो दौर था जिस दौरान में मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी भारत के अंदर काफी प्रभावित कर रही थी लोगों को, क्योंकि गांधीयन आइडियोलॉजी के अंदर लोगों को अब दिखने लगा था कि थोड़ी सी कमियां हैं, ठीक है। जिसके कारण से लोग जो है वो इंटरनेशनल फिलोसॉफीज के ऊपर भी जा रहे थे। हालांकि अभी भी ज्यादातर लोग गांधीयन आइडियोलॉजी के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, है ना। गांधीयन आइडियोलॉजी वन ऑफ द बेस्ट आइडियोलॉजीज में से एक थी, क्योंकि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड से ज्यादा रिलेटेबल मेरे को गांधीयन आइडियोलॉजी लगती है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, क्योंकि ये इंडियनाइज है इसलिए ज्यादा रिलेटेबल है। तो HSRA का गठन किया गया, है ना। यहाँ पर सोशलिस्ट वर्ड को ऐड किया गया, जिसके अंदर भगत सिंह ने भी ज्वाइन किया था। और उसके बाद में 1928 का समय ही था जिस दौरान में भारत के अंदर साइमन कमीशन आई थी, और साइमन कमीशन को काले झंडे दिखाकर विरोध किया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा, जिस दौरान में लाठीचार्ज किया गया था। और जब लाठीचार्ज किया गया तो लाठीचार्ज के अंदर एक सीनियर लीडर थे लाला लाजपत राय, उनके सीने पे लाठियां मारी गई थी, जिसके कारण से वो बीमार थे और अस्पताल के अंदर थे। और उस समय पे वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि ये जो लाठी मेरे सीने में पड़ी है, ये लाठियां ब्रिटिश सरकार के आखिरी लाठियां होंगी। मतलब ये जो लाठी उन्होंने मारी है, ये लाठी उन्होंने अपने लिए एक कोफिन तैयार किया है जिसके अंदर उन्हें दफनाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें, इस तरीके के स्टेटमेंट उनके द्वारा आते हैं। फिर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अब लाला लाजपत राय वॉज फ्रॉम पंजाब, और लाला लाजपत राय जब पंजाब से थे तो उनका इफेक्ट, उनका ऑरा बहुत, लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। जेम्स स्कॉट द्वारा वहां पर लाठियां जो है वो मारी जाती है, तो उसका बदला लेना चाहते हैं भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। और उसी दौरान में सॉन्डर मर्डर केस होता है, जिसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है। एक्चुअल में ये माने जाते हैं जेम्स स्कॉट को, जेम्स स्कॉट से कंफ्यूज हो जाते हैं सॉन्डर्स में, और सॉन्डर्स को गोली मार देते हैं। और सॉन्डर्स को गोली मार के जब ये भागते हैं तो एक कांस्टेबल इनके पीछे भागता है। तो कांस्टेबल जब इनके ऊपर गोली चला रहा होता है तो उसके पहले जो है वो चंद्रशेखर आजाद उस कांस्टेबल के ऊपर गोली चला देते। हालांकि इस केस के अंदर पकड़े नहीं गए थे। फिर बाद में क्या हुआ कि 1929 के अंदर एक बिल डिस्कस हो रहा था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। इस बिल का नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल। और जब पब्लिक सेफ्टी बिल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर डिस्कस हो रहा था तो उस दौरान में भगत सिंह और सुखदेव नहीं दत्त, जो बीके दत्त थे, ये दोनों मिलके बम लेके सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर गए थे। वहां पर हार्मलेस रूप से, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना था, हार्मलेस रूप से बम मारे गए ऐसी जगह। नाउ भगत सिंह वॉज इन जेल, और जब भगत सिंह जेल में थे तो अब रिवॉल्यूशनरी तो ठहरे रिवॉल्यूशनरी, तो वहां पर जाने के बाद में उन्होंने देखा कि यार जो प्रिजनर्स हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है, ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है, साफ सफाई नहीं है, सैनिटेशन नहीं है। तो फिर जेल के अंदर इन्होंने विरोध करना शुरू किया और कहा कि हमको अच्छी कंडीशन दी जाए। कोर्ट के अंदर इन्होंने कोर्ट को एक जरिया बनाया था जिसके जरिए ये अपनी बातें लोगों तक पहुंचा सकते थे।
जहां पर कोर्ट के अंदर ये स्टेटमेंट देते, उन स्टेटमेंट को न्यूज़पेपर के अंदर कवर किया जाता, जिसके बाद में भगत सिंह को काफी प्रचलितता मिली थी। फिर उसके बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी और फांसी की सजा एग्जीक्यूट हुई थी 23 मार्च के दिन। महात्मा गांधी ने यहाँ पर काफी कोशिश की थी, इवन उनके पेरेंट ने भी, मतलब उनके जो पिताजी थे भगत सिंह के, उन्होंने भी काफी कोशिश की थी उस समय पे भगत सिंह को बचाने की, पर अफसोस बचा नहीं पाए थे। महात्मा गांधी खुद इरविन से मिले भी थे, इरविन पैक्ट भी हुआ था। इरविन पैक्ट के अंदर, इरविन पैक्ट एक्सेप्ट किया गया था इंस्टीट्यूट के, उसके अंदर मतलब उसके अंदर एक सेपरेट डिमांड के रूप में रखा गया था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को छोड़ दो। जब वहां पर नहीं माना गया तो उसके बाद में अलग से लेटर भी लिखे गए महात्मा गांधी द्वारा। आइडियोलॉजिकल रूप से समझाया गया, पॉलिटिकल रूप से समझाया गया, रिलीजियस रूप से समझाया गया, क्रिश्चियनिटी के रूप से इरविन को समझाया गया कि प्लीज पार्डन भगत सिंह। बट वहां पर कोई भी एक्शन लॉर्ड इरविन द्वारा लिया नहीं गया। भारत के अंदर जब ये एग्जीक्यूशन होने वाला था तो उस दौरान में महात्मा गांधी ने एक लेटर ये भी लिखा था कि अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है, मतलब प्रॉपर विटनेस नहीं है, प्रॉपर रूप से कोई गवाह नहीं है, प्रॉपर रूप से कोई सबूत नहीं है, तो इन सबूतों के कम पड़ने के बावजूद भी आप जिस तरीके से भगत सिंह को सजाए मौत दे रहे हो, ये नेचुरल जस्टिस के सर खिलाफ है, ठीक है। बट उसके बावजूद भी भगत सिंह को उस समय पे सजाए मौत दी गई, है ना, एग्जीक्यूट कर दिया गया। बट उसके बाद में भगत सिंह से काफ़ी लोग इंस्पायर्ड हुए, है ना, उनकी बलिदान जो है वो वेस्ट नहीं गई। एंड 1947 में फिर भारत देश जो है वो आज़ाद हुआ। भगत सिंह जब अपने लास्ट फेज के अंदर थे तो उनकी आइडियोलॉजी जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुई। भगत सिंह के फेमस होने का कारण भी यही था, है ना, मतलब एक रिवॉल्यूशनरी के रूप में, इंडिविजुअल हीरोइज्म के रूप में कई सारे लोगों ने भी अपने बलिदान दिए थे। पर भगत सिंह का नाम प्रचलित इस वजह से हुआ था क्योंकि उनकी विचारधारा इतनी कम उम्र के अंदर इतनी बेहतर थी। क्योंकि उनका कहना था कि आज़ादी का मतलब केवल अंग्रेजों से आज़ादी पाना नहीं है, आज़ादी का मतलब यह है कि एक ऐसा समय जब एक आदमी दूसरे आदमी के ऊपर अपना जोर चलाना बंद कर दे, एक आदमी दूसरे आदमी से पूरी तरीके से आज़ाद हो जाए, हर प्रकार के प्रोसिक्यूशन से आज़ाद हो जाए, चाहे वो महिला के ऊपर पुरुष का जोर हो, चाहे वो किसी पीजेंट के ऊपर जमींदार का जोर हो, हर तरीके से जो जोर है, ये जो दबाव है, ये हटना चाहिए, तब हम लोग असली आज़ादी जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। साथ में भगत सिंह ने यह भी कहा था कि मास मूवमेंट इज इम्पोर्टेंट, मास मूवमेंट होना चाहिए, है ना। बट लास्ट टाइम उन्होंने सोचा कि यार एक एक्शन और ले लेता हूँ, बल उनका मतलब प्लान यही था कि ये जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी है ये छोड़ के मास मूवमेंट करना जरूरी है ताकि देश जो है वो यूनाइट हो, ठीक है। इसके अलावा फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बात कर लेते हैं कि हु वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज फ्रॉम द दलित कास्ट और इन्होंने बचपन से ही, मतलब चाइल्डहुड से ही, दिमाग में बहुत अच्छे थे, पढ़ने में बहुत तेज थे, पर बचपन से ही वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी झेला था, जिसके कारण से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का मानना था कि हम लोगों को पूरी तरीके से कास्ट सिस्टम को हटा देना चाहिए। और यही करने की कोशिश डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने मूक नायक करके एक पत्रिका लिखी थी जिसके अंदर वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को अब उनके अधिकारों के बारे में बताते थे। मूक नायक मतलब जो चुप है उनका नायक, मूक नायक। इसके अलावा इनके द्वारा बहिष्कृत समाज करके बहिष्कृत भारत करके एक और पत्रिका लिखी गई थी। इनके द्वारा ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट एसोसिएशन भी बनाया गया था और इन्हीं के द्वारा बाद में बहिष्कृत हितकर्णी समाज भी बनाया गया था। इन्होंने महज सत्याग्रह लॉन्च किया था, जिस महज सत्याग्रह के अंदर 2500 से ज़्यादा लोग इनके साथ में जुड़े थे और इन्होंने मार्च किया था। और मार्च करने के बाद में एक टैंक जहां पर लोअर कास्ट का पानी पीना मना था, वहां पर इन्होंने पानी निकाला खुद से और पानी पिया था और जो अनटचेबिलिटी है उसको चैलेंज किया था। इसके अलावा मनुस्मृति को इन्होंने जलाया था क्योंकि मनुस्मृति के अंदर अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया गया है, उसको जस्टिफाई किया गया है इस कारण से, ठीक है। अब सवाल उठता है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में क्या गैप थी, क्या विचारधाराएं थी और ये विचारधाराएं कैसे अलग थी। तो महात्मा गांधी का मानना यह था कि अनटचेबिलिटी नहीं होना चाहिए,
पर इनका मानना था कि कास्ट सिस्टम में यानी कि वर्नेक्युलर सिस्टम के अंदर कुछ भी गलत नहीं, जो ये वर्ण सिस्टम है ये सही है, पर हकीकत में कुछ गलत है। तो इस वर्ण सिस्टम में किसी का ये मानना कि मैं ऊपर हूं और किसी का ये मानना कि मैं नीचे हूं, किसी का ये मानना कि मैं ऊपर हूं और वो नीचे, ये जो हाईनेस और लोनेस का कॉन्सेप्ट है वो अनटचेबिलिटी जैसे वर्ष क्राइम को जन्म देता है। हमको वो हाईनेस और लोनेस के कॉन्सेप्ट को खत्म करना चाहिए, वरना वर्ण सिस्टम केवल एक ऑक्यूपेशन का डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना है कि हम लोगों को कास्ट हटा ही देना चाहिए। धीरे धीरे करके जब लेटर फेज ऑफ हिज लाइफ, जब कम्युनल अवार्ड, जब थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्लियर कर देते हैं कि जो माइनॉरिटीज हैं, मतलब जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो लोग हिंदू जाति से बिलोंग नहीं करते हैं, दे आर द सेपरेट माइनॉरिटीज, और हमको कम्युनल यानी कि हमको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए। इसकी मांग की थी, अंग्रेजों ने इस चीज का फायदा भी उठाया, सोचा कि यार एक और गैप क्रिएट हो जाएगा, एक और डिवाइड क्रिएट हो जाएगा, तो उसके बाद कम्युनल अवार्ड देने की कोशिश की गई थी 1932 के अंदर। और जब कम्युनल अवार्ड दिया गया था तो महात्मा गांधी बहुत तेज थे, अंग्रेजी से पढ़ के आए थे, इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, पॉलिटिक्स के अंदर महात्मा गांधी का कोई तोड़ था नहीं, ठीक है, बिकॉज ही वॉज वेरी फार साइटेड, बहुत लंबा सोचते थे। वहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज मोर ऑफ नॉलेजेबल पर्सन, पर पॉलिटिक्स के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं था, कानून बहुत अच्छे से जानते थे। तो अंग्रेजों की जब मीठी बातें, चिपनी चुपड़ी बातें महात्मा गांधी ने सुनी, तो महात्मा गांधी समझ गए कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलना चाह रहा है, ये डिवाइड करना चाह रहा है। तो महात्मा गांधी ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा कि यहाँ पर आप मांग मत करो अलग सेपरेट इलेक्टोरेट की। जब बी आर अम्बेडकर नहीं माने तो महात्मा गांधी ने कहा कि बी आर अम्बेडकर इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी का सोल रिप्रेजेंटेटिव मैं हूं। फिर भी कम्युनल अवार्ड दिया गया था 1932 के अंदर। जब कम्युनल अवार्ड दिया गया तो महात्मा गांधी अनशन पे बैठ गए। मतलब अंग्रेजों का प्लान ये था कि प्रेशर महात्मा गांधी के ऊपर डाले, महात्मा गांधी विरोध करेंगे अगर सेपरेट इलेक्टोरेट का लोअर कास्ट के लिए, तो महात्मा गांधी विलन बन जाएंगे। पर महात्मा गांधी ने यही चीज जो है वो अनशन करके अंबेडकर साहब पे डोल दी। अब उनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा कि अरे गांधी जी हैं, मतलब ही इज ऑन अनशन, तो जेल के अंदर थे उस समय पे, तो अंबेडकर साहब मिलने गए थे फिर कि चलो महात्मा गांधी से मिलते हैं। तो महात्मा गांधी ने ये चीज समझ ली थी कि यार जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो केवल एक जगह पे दिया जा रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया में। अब यहां पर अगर सेपरेट इलेक्टोरेट के अंदर 72 सीटें दी जाएंगी लोअर कास्ट को, तो ये लोअर कास्ट अपने आप को एक सेपरेट आइडेंटिटी के रूप में इमेजिन कर लेगी, और सेपरेट आइडेंटिटी जब क्रिएट होगी तो उसके बाद में हो सकता है कि सेपरेट नेशनलिज्म क्रिएट हो और यहाँ पर एक अलग कंट्री भी हो जाए। देश की यूनिटी के खिलाफ सवाल था। इन्होंने कहा कि देखो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अनटचेबिलिटी खत्म हो जाएगी, यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात ही नहीं की गई। तो महात्मा गांधी का कहना यह था कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय ज्वाइंट इलेक्टोरेट के अंदर रिजर्वेशन ले। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहुंचे महात्मा गांधी से मिलने, तो महात्मा गांधी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा कि तुमको 72 सीट देना ना, मैं 148 सीट दूंगा, पर तुम ज्वाइंट इलेक्टोरेट के अंदर रिजर्वेशन एक्सेप्ट करो। ये चीज एक्सेप्ट कर ली गई, इसी चीज को कहा गया पूना पैक्ट। पर इसमें अंतर क्या था? अंतर ये था कि पहली जो 72 सीट थी वो एक जगह पे थी, सेपरेट आइडेंटिटी क्रिएट कर सकती थी। महात्मा गांधी ने जो 148 सीट दी वो पूरे देश भर के अंदर बांट दी। अब एक जगह पे फिक्स था ही नहीं, तो सेपरेट आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट हो ही नहीं पाई, जिसके कारण से एक यूनिटी जो है वो क्रिएट हुई। जिसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पॉलिटिक्स से रिजाइन कर गए और महात्मा गांधी ने फिर हरिजन कैंपेन चलाया ताकि हरिजन की जो डेवलपमेंट है वो हो। ठीक है, उन्होंने नाम दिया था हरिजन, हरि के जन। ठीक है, तो ये विचारधारा के अंदर डिफरेंस था। हालांकि इनकी विचारधारा में कितना ही डिफरेंस होगा, पर उसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे की इज्जत मान सम्मान करते थे। ठीक है, मतलब जब देश आजाद हुआ तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज नॉट फ्रॉम कांग्रेस, पर महात्मा गांधी ने कहा कि देखो देश को आजाद में करा सकता है ना, फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर मैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था, पर मैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है तो वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम खुद महात्मा गांधी ने रिकमेंड किया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं GS2 के ऊपर क्या खास है। GS2 के अंदर सिंगल ब्रांड टू हेल्प द फर्टिलाइजर कॉस्ट करके एक आर्टिकल आया है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम
क्या है वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम? एक्चुअल में ये एक स्कीम है जो रिसेंटली भारत सरकार द्वारा लाई जाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि देश भर के अंदर फर्टिलाइजर की कमी, शॉर्टेज देखने को मिल रही है। जब देश भर के अंदर फर्टिलाइजर की शॉर्टेज है तो ऐसी कंडीशन के अंदर, ठीक है, हम लोगों को फर्टिलाइजर की शॉर्टेज को ठीक करना है, तो फिर क्या करना है, रशिया सऊदी अरेबिया से फर्टिलाइजर लिए जाएंगे। अब रशिया और सऊदी अरेबिया के अंदर से, सऊदी अरेबिया से तो 2.5 मिलियन टन तक का हम लोगों ने क्या ऑर्डर भी डाल दिया, फर्टिलाइजर भेज दो, क्योंकि भारत के अंदर फर्टिलाइजर का इतना प्रोडक्शन होता नहीं है। रशिया फर्टिलाइजर का एक बड़ा प्रोड्यूसर है, भारत के अंदर यहाँ पे उससे बहुत आता था, पर रशिया वॉर पे चला गया। जब रशिया वॉर पे चला गया तो हमारे पास में फर्टिलाइजर बचा नहीं। हमारे पास क्या, पूरे विश्व के अंदर ये स्थिति है। तो हम लोगों को फर्टिलाइजर का प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए। तो उसी मैनेजमेंट के लिए वन फर्टिलाइजर वन नेशन की बात की जा रही है, जहां पर क्या होगा कि देश के अंदर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फर्टिलाइजर के, उसके ऊपर काम किया जाएगा। साथ में क्या, देखो ऐसा होता है, यहां पर एक दुकान है, यहां पर एक दुकान है, ये ए दुकान है, ये बी दुकान है, आदमी है यहां पर, ये वाला, ये शुभेन जो है वो आदमी है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फर्टिलाइजर लेने बी जगह पे चले जाएगा, वहां से फर्टिलाइजर लेगा, वहां से लेके आएगा। ए वाला जो है वो इधर फर्टिलाइजर, कुछ भी क्रिस क्रॉस हो रहा, जिसके कारण से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ रही। लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, तो फिर क्या करो कि ये जो पॉइंट है इनको मैनेज करो, और फिर कहां से फर्टिलाइजर सप्लाई किया जा रहा है। ए वेयर हाउस से फर्टिलाइजर किया जा रहा है, बी वेयर हाउस से, कौन सा क्लोजेस्ट था, इन सारी चीजों को मैनेज किया जाएगा। क्रिस क्रॉस जो हो रहा है, इस क्रिस क्रॉस को हटाकर एक प्रॉपर लॉजिस्टिक का मैनेजमेंट जो है वो किया जाएगा, ताकि प्रॉपर रूप से फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ठीक है। इसके अलावा रशिया चाइना के बीच में आर्कटिक एरिया के अंदर कॉपरेशन देखने को मिल रहा है। ये वाला जो टॉपिक था एक्चुअल में फर्टिलाइजर वाला, है GS3 पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फर्टिलाइजर वगैरह, एग्रीकल्चर, वहां पर आपको टॉपिक देखने को मिलेगा। GS3 के अंदर सवाल भी पूछे जाते हैं, हर 2 साल के अंदर एक सवाल आपको एग्रीकल्चर के ऊपर से मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं रशिया चाइना के ऊपर। खबर ऐसी नहीं है कि आप नोट करो, पर रशिया चाइना के बीच के जो इंडल्जमेंट बढ़ रहे हैं, जो कॉपरेशन बढ़ रहा है, वो इंडिया के लिए खतरे का इशू। अब रशिया जो है वो रिसेंटली, अगर आपको पता होगा, मतलब आज ही की एक खबर है, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर जब न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए एक रिजोल्यूशन आया तो उस रिजोल्यूशन के खिलाफ वोट किया। वहीं रशिया के द्वारा जो अपने पुराने मिलिट्री इक्विपमेंट है, पुरानी जो साइट्स हैं जहां पर वो मिलिट्री इक्विपमेंट को डेवलप करता है, जिन रीजन के अंदर डेवलप करता है वो आर्कटिक सर्कल। तो उस आर्कटिक सर्कल के अंदर जिन रीजन के अंदर रशिया डेवलप करता है या डेवलपमेंट करता है, उन रीजन को वापस से रशिया द्वारा खोला जा रहा है, ओपन किया जा रहा है, और चाइना यहां पर काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण से अमेरिका ने इसके ऊपर कंसर्न शो किया। इवन अभी रिसेंटली आपको पता होगा तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इंडिया ने रशिया के खिलाफ वोट कर दिया है, ठीक है, कि यूक्रेन के पास में बोलने का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इंडिया ने इसके यूक्रेन के फेवर में वोट किया है, रशिया के खिलाफ वोट किया है, और उसी दौरान में चाइना ने वोट करने से एब्सटेन किया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। और उसके बाद में चाइना और रशिया के बीच में कॉपरेशन, ये जो आरसी एक्सिस है, यानी कि रशिया चाइना एक्सिस है, इनके अंदर काफी ज्यादा कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है, जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कंसर्न का इशू है, ठीक है। इसके अलावा फिर बात करते हैं GS3 के अंदर क्या खास है। तो आर्मी पुशेस न्यू टैंक आर्मर्ड कैरियर प्रोजेक्ट। देखो आपको पता होगा कि सन 2000 के अंदर भारत ने ये प्रॉमिस किया था, कसम खाई थी कि हम लोग सबमरीन बनाएंगे 2030 तक, अगले 30 सालों तक, जिसके बाद में P75 प्रोजेक्ट, P15, P75I प्रोजेक्ट, ये सारे प्रोजेक्ट चलाए गए। अकूला क्लास सबमरीन ली गई, ठीक है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ली गई। तो ये सबमरीन के अलग अलग प्रोजेक्ट जो हैं वो चलाए गए थे पिछले 30 साल के अंदर, 2030 तक और चलाने की बात। पर जो टारगेट जिस लेवल के हम लोगों ने सेट किए थे वो अचीव नहीं कर पाए। दूसरी तरफ भारत के अंदर क्या है कि डिफेंस के अंदर जितने भी इक्विपमेंट है वो या तो पुराने टेक्नोलॉजी के हैं, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के हैं, आज की टेक्नोलॉजी नहीं, या फिर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि डिले हो जाता है इन इक्विपमेंट को बनाने में। तीसरी प्रॉब्लम है कि हम काफी ज्यादा इंपोर्ट करते हैं डिफेंस। वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस इंपोर्टर के अंदर आपको भारत दिखाई देगा। एक्सपोर्टर के नाम पे तो हम इतने कोई बड़े एक्सपोर्टर हैं नहीं, तो ये इशू जो है वो भारत को देखने को मिलते हैं। ये सारी प्रॉब्लम जो है वो भारत के अंदर है।
जिसके कारण से भारत को अपने डिफेंस को नया भी करना है, अपने डिफेंस इक्विपमेंट को बढ़ाना भी है, अपने डिफेंस इक्विपमेंट को इंडिया के अंदर डेवलप करना भी शुरू करना है, ताकि एक डिटरेंस क्रिएट। तो इन सारी चीजों की कोशिश इंडिया द्वारा की जाती है। अब क्यों की जाती है? तो इंडिया के डिफेंस के लिए जरूरी है, क्योंकि इंडिया एक तो 2 फ्रंट वॉर झेल रहा है, नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर, दक्षिण के अंदर इंडियन ओशन के ऊपर भी लगातार खतरा जो है वो भारत के ऊपर मंडराता रहा है। ऐसी कंडीशन में इंडिया की सिक्योरिटी मेंटेन करोगे कि नहीं करोगे? अब अगर इंडिया की सिक्योरिटी तुम मेंटेन करना चाह रहे हो तो फिर ये चाहोगे कि नहीं चाहोगे कि इंडिया के पास में अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट हो। अब इंडिया के पास में अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट लाना है, सोचना मेरे साथ। तो फिर क्या करना पड़ेगा? इक्विपमेंट को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट चलाने पड़े। अब टैंक भारत के पास में रशियन टैंक के ले दे के T-72 और T-90, एक अर्जुन टैंक जो कि MK-1A टैंक का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, वो आपको देखने को मिलेगा जो इंडियन आर्मी के पास में। वरना ऐसे कोई ज्यादा टैंक है नहीं। हेलीकॉप्टर की भी बहुत कमी हमारे पास में, ठीक है। हमारे पास में एयरफोर्स के पास में जो हवाई जहाज जेट वगैरह प्रयोग होते हैं उनकी भी काफी कमी भारत के पास में है। तो रिसेंटली फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट जो है वो भारत द्वारा चलाया जाएगा, ताकि फ्यूचर में टैंक का डेवलपमेंट किया जा सके। केवल ये वाला पार्ट लिख लेना और इंडिया के डिफेंस के अंदर क्या इश्यूज हैं ये लिख लेना। और ये फ्यूचर टैंक मतलब ये जो इनिशिएटिव है किस लिए है, 2030 तक करेंगे हम लोग टैंक का डेवलपमेंट, तो डेडलाइन लिख लेना, ठीक है। इसके अलावा क्रिप्टो डील्स के अंदर इंटेलिजेंस ने और इंटेलिजेंस एजेंसी ने कुछ और कंसर्न शो किए। जैसे आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी की कंसर्न काफी ज्यादा है, क्योंकि ये डॉलराइजेशन ऑफ इकोनॉमी क्रिएट करता है, देश के अंदर इनसिक्योरिटी कर देता है, कई बार धोखाधड़ी होती है। मतलब क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह आपको पता होगा इतना महंगा है, पर इसके अंदर लोग निवेश करना चाहते। तो जैसे कोई चूनेबाज होता है, मतलब सुंदरलाल होता है, कोई सुंदरलाल चूनेबाज होता है, तो वो पहुंच जाता है कहीं, है ना, जेठालाल बेठालाल गोकुलधाम सोसाइटी, वहां पर जाके सबको बोलता है कि इधर आओ इधर आओ, एक मस्त स्कीम है मेरे पास में, तुम मेरे को 1 लाख रुपए दो और मैं बदले में तुमको 3 लाख रुपए दूंगा। और फिर सुंदरलाल क्या करता है, सबसे 1-1 लाख रुपए ले लेता है और 1-1 लाख रुपए लेके बिटकॉइन के अंदर निवेश कर देता है। बिटकॉइन के अंदर निवेश करता है और उसके बाद में पता चलता है कि बिटकॉइन तो मार्केट डाउन हो गया, नुकसान हो गया। तो सुंदरलाल से कब अनुराधा बन जाता है और अनुराधा मेरी अनुराधा ऐसी नहीं है करके पैसे लेके गायब हो जाता है, पता ही नहीं लगता है। तो ये इशू जो है एक ये भी होता है कि धोखाधड़ी हो जाती है बिटकॉइन के अंदर, बिटकॉइन की वजह से धोखाधड़ी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ता है ना, नेशनल सिक्योरिटी के इशू आते हैं, टेरर फाइनेंसिंग बढ़ती है, ड्रग ट्रैफिकिंग बढ़ती है। इन सारी चीजों के कंसर्न तो दिखाई देते ही देते हैं। रिसेंटली इंटेलिजेंस एजेंसी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बताया है कि कुछ क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करो, ज्यादा रेगुलेट करो, बैन लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा रेगुलेट करो, क्योंकि कुछ क्रिप्टो करेंसी का प्रयोग चाइनीज शेल कंपनी कर रही है। इंडिया के अंदर डिजिटल मोबाइल लोन ऐप वगैरह को चलाने के जरिए या फिर फॉरेन के अंदर फंड ट्रांसफर कराने के रूप में, इन सारे रूप में हम लोग को ये चाइनीज कंपनियां दिखाई दे रही हैं, जो एक कोई कंसर्न का इशू बिटकॉइन के अंदर है। इसके अलावा इंप्रूविंग द एक्सेस टू एंटीबायोटिक थ्रू इनोवेशन। देखो भारत के अंदर समस्या, एक बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या, मैं बीमार हूं, बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, हाथ पांव बदन में दर्द हो रहा है, हो सकता है मेरे को वायरल हो। अब मैं कुछ ज्यादा समझदार, है ना, आधा डॉक्टर में खुद और मेरे साथ के बड़े डॉक्टर और 4-5 लोग, ठीक है, वो अलग ज्ञान देते हैं कि वहां चले जाओ, वो बाबा मस्त एक बार में ठीक कर देता है, डॉक्टर से कुछ नहीं होता है, डॉक्टर साहब क्या ही करेंगे। दूसरा होता है कि अरे डॉक्टर के पास तो जाना ही चाहिए। तीसरा होता है नहीं मेडिकल के पास जा, थोड़ी बहुत बीमारी है। चौथा अरे ऐसे ही नाटक कर रहा है। पांचवा प्रकार का होता है जो कहता है कि प्रॉपर इलाज कराना चाहिए, छोटी छोटी चीजें जो है वो कब बड़ी हो जाती है, वो एक अलग ज्ञान देने लगता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर भारत के अंदर खुद में डॉक्टरों की कमी नहीं है, लोग खुद में ही डॉक्टर हैं। अब इमेजिन करना कि यार मेरे को एंटीबैक्टीरियल दवाई दे दी गई जबकि मेरे को एंटीवायरल देनी थी। अब मैंने इसी तरीके से बार बार एंटीबैक्टीरियल दवाई खाई,
जो बैक्टीरिया को मारने के लिए अच्छी थी। अब मेरी बॉडी जो है वो ठोस हो गई, कठोर हो गई, वो रिएक्ट कर नहीं रही है एंटीबायोटिक के प्रति, तो इन्वायरमेंट में चेंज हो नहीं रहा शरीर के, जिसके कारण से एंटीबायोटिक जो है वो काम नहीं कर पा रही है शरीर में। अब मेरे को बैक्टीरिया वाली बीमारी होगी तो मेरा शरीर ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए ना जजेस। शरीर में कुछ बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे, वो देखेंगे अरे यार एंटीबायोटिक आ गई, अरे फिर एंटीबायोटिक आ गई, अरे फिर एंटीबायोटिक आ गई। तो आपने अगर इंसान को देखा होगा, ठीक है, तो इंसान को जब बीमारी होती है, जब बुखार आता होगा ना आपको, तो बुखार में शरीर का तापमान गर्म क्यों होता है? मतलब व्हाट इज द रीजन फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी? सिंपल सी चीज ये है कि आपकी बॉडी ये जानती है कि एक चेंज इन्वायरमेंट के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, जितने भी प्रकार के पैरासाइट है, पैथोजेंस हैं, वो ठीक से काम कर नहीं पाते, इनकी मृत्यु होने लगती है। अचानक से आप तापमान बढ़ा दोगे, फिर तापमान घटा दोगे इसके अंदर। तो जब भी ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में माल फंक्शन हो रहा होता है, पैथोजेंस आते हैं, तो आपकी बॉडी उससे लड़ाई करती है, तो तापमान बढ़ा देती है, ताकि शरीर के अंदर तापमान में चेंज होगा तो जो अंदर पैथोजन है उसकी डेथ हो जाएगी। अब जब आपका शरीर खुद से उस बीमारी को ठीक नहीं कर पाता है तो फिर आप दवाई लेते हो। तो दवाई क्या करती है? वो भी आपके शरीर के एनवायरनमेंट में चेंज करती है कुछ इस तरीके से कि जिसके अंदर वो जो पर्टिकुलर माइक्रोब है वो उसे झेल नहीं पाता है, जिसके कारण से उसकी डेथ होती है। अब क्या होता है कि इन्वायरमेंट जब चेंज होता है तो उसके अंदर इंसान हो, जानवर हो, बैक्टीरिया, उसकी डेथ होना लाजमी है, स्वाभाविक है। पर देयर इज अनदर फिनोमेना कि जब भी इन्वायरमेंट में चेंज होता है हमारे अंदर इवोल्यूशन होता है। जैसे पहले हम लोगों के शरीर पे बहुत बाल हुआ करते थे, ये दांत बड़े हुआ करते थे, नाखून बड़े हुआ करते थे, अब ये सब छोटे होने लगे हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा बाहर से तन संवर चुके हैं, पर अंदर की पशुता का झरना अभी बाकी है। तो बाहर से तन जो है वो हमारा संवर चुका है, ठीक, कैसे? इवोल्यूशन के जरिए धीरे धीरे करके इवॉल्व हुए हम लोग इन्वायरमेंट के अनुसार। अब ये जो इवोल्यूशन हमारे अंदर हुआ है, क्या ये इवोल्यूशन जनरेशन बाय जनरेशन नहीं हुआ कि आज उठे सुबह, आज सोए, आज आदि मानव थे, सुबह उठे और अचानक से इंसान हो? जनरेशन बाय जनरेशन हुआ। वैसा ही तो इन्वायरमेंट के अंदर जब आप चेंज कर रहे हो तो माइक्रोब के अंदर भी होगा, पर माइक्रोब की जनरेशन कैसे आ जाती? इंसान की तो 50 साल लग रहे हैं अगली जनरेशन आने में, पर जब आप माइक्रोब की बात करोगे तो वो कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में अपने आप की नई जनरेशन क्रिएट कर देते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ये जनरेशन बाय जनरेशन, ये तो पुराना माइक्रोब था, इसके कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई, पुराने टाइप ऑफ माइक्रोब की येलो कलर के हो गए, और यहाँ पर एक नए प्रकार का माइक्रोब भी मिलने लगा जो कि एंटीबैक्टीरियल है, मतलब अभी जो इसको एंटीबायोटिक दी गई है उसके प्रति रेजिस्टेंट है। अब दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट कर, जिसके अंदर अगर एक बैक्टीरिया, अगर आपने नॉर्मल समय रखा, आपने बैक्टीरियल दिया, एंटीबायोटिक दी, तो ये व्हाइट वाले की डेथ होने लगेगी, पर रेड वाले की डेथ नहीं होगी। अगर आपने नॉर्मल समय रखा तो रेड वाले की डेथ होने लगेगी, व्हाइट वाले की नहीं होगी। अब 100% तो डेटॉल भी किसी कीटाणु को नहीं मार पाता, तो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर वो बैक्टीरिया हमेशा प्रेजेंट हो जाता है, अब इसको मारना मुश्किल। तो ये क्या हो गया? ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट हो गया कि मतलब इसके ऊपर दवाई भी काम नहीं कर रही है, एंटीबायोटिक भी काम नहीं कर रही है, इतना ताकतवर हो गया। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि पूरे विश्व के अंदर इस तरीके की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। इसका एक बड़ा कारण ये है कि हम लोग जब बीमार होते हैं तो हम लोग कोई भी दवाई खा लेते हैं, एंटीवायरल की जगह हम लोग एंटीबायोटिक खा लेते हैं। अब एंटीबायोटिक खाते हैं तो शरीर के अंदर एंटीबायोटिक जो है वो लगातार बढ़ता जाए, तो शरीर उसके प्रति या तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, या फिर शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है वो इस तरीके से डेवलप हो चुके हैं कि अब उनको आगे आने वाले समय में एंटीबायोटिक से कोई असर पड़ेगा। जब एंटीबायोटिक से कोई असर नहीं पड़ेगा तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, शब्द समझ रहे? एंटी माइक्रोबियल मतलब क्या? एंटी माइक्रोबियल कोई भी दवाई है ना, अगर वो वायरस कर रहा है ऐसा तो वो माइक्रोबियल हो गया, फंगाई एक प्रकार का माइक्रोबियल हो गया, वो क्या हो गया? रेजिस्टेंट हो गया। किसके प्रति? एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, फंगल, इन दवाई के प्रति रेजिस्टेंस क्रिएट हो चुका है। तो इस फिनोमिना को कहा जाता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट, और ये आने वाले समय में एक पेंडेमिक के रूप में दिखने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में ये चीजें बहुत तेजी से बढ़ने वाली हैं। आज के समय पे 1.27 मिलियन के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट यानी कि सुपर बग, इसी चीज को कहा जाता है, जो ये नए प्रकार का बग क्रिएट हुआ है, रेड येलो, रेड व्हाइट वाला, ये इसे सुपर बग कह देते हैं।
ठीक है। तो ये सुपर बग लगभग 1.27 मिलियन लोगों के अंदर आज पाया जाता है, अलग अलग बीमारियों के रूप में, कहीं HIV एड्स है तो कहीं मलेरिया के रूप में। माना जाता है कि 2050 तक 10 मिलियन लोगों के अंदर ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो चुका होगा, जिसके कारण से हम लोगों को ये जरूरी है कि अब ऐसी दवाई भी बना लें जो सुपर बग को मार सके, मतलब ऐसे बैक्टीरिया को मार सके जो एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट है, ऐसे वायरस को मार सके जो एंटी वायरल के प्रति रेजिस्टेंट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मोर इफेक्टिव एंटी माइक्रोबियल ड्रग क्रिएट करना पड़ेगा, हमको लाइफ सेविंग एंटी माइक्रोबियल एक्सेस देना पड़ेगा पूरे विश्व के अंदर, है ना। मतलब उन दवाइयों का पहले दवाई बनाना है, दवाई लोगों तक पहुंचाना है। तीसरा कि कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, अगर ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन हो गया जिसके अंदर ड्रग काम ही नहीं कर रहा है, दवाई काम ही नहीं कर रही, तो उसको फिर बेटर रूप से डायग्नोसिस करो, उसका वहां पर प्रॉपर रूप से सर्वेलेंस करो, ताकि हम लोगों को एक प्रॉपर डाटा मिल जाए, ताकि हम लोग ये जो आने वाले समय में बढ़ते हुए एंटी माइक्रोबियल के केसेस हैं इनको रोक सके। साथ में अब सवाल उठता है कि दवाई कैसे बनाई जाए, तो एक नई दवाई क्रिएट करना मिडिल और इनकम नॉर्मल इनकम कंट्री के अंदर काफी महंगी चीज है, इवन टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को जो पुराने बायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे आपको मैक्रोलिड्स देखने को मिलेंगे, ये काफी ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, नंबर इनका काफी ज्यादा प्रयोग के अंदर। कोई नया एंटीबायोटिक आया नहीं है, तो क्या करो, पहले तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करो, ठीक है, फार्मास्यूटिकल के अंदर। फिर उसके बाद में जब ये प्रमोट हो जाए तो फिर क्लिनिकल ट्रायल, है ना, मतलब इसका ट्रायल वगैरह करो और प्रॉपर ड्रग्स लेके आओ। दूसरा क्या कि ट्रायल और सप्लाई चेन के इशू के ऊपर काम करो। ट्रायल मतलब क्या कि जो व्यक्ति बीमार है, जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट दिख रहा है, उसे पकड़ो, उसको देखो कि यार ये गलत, इसके अंदर ये रेजिस्टेंट है तो इसके ऊपर क्या क्या चीजें काम कर रही हैं। साथ में जो दवाई बने उसके सप्लाई चेन प्रॉपर रूप से करो, ताकि हम लोग ये जो एंटीबायोटिक का डेवलपमेंट है ये पूरी तरीके से खत्म कर सके। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि केवल पब्लिक अगर, गवर्नमेंट अगर यहाँ काम करती है तो ये नए दवाइयों को क्रिएट कर पाना बहुत महंगा होगा। अगर हमको सही रूप से रिस्पॉन्ड करना है तो प्राइवेट और पब्लिक दोनों के ऊपर काम करना चाहिए। साथ में डायग्नोसिस एक काफी इंपॉर्टेंट चीज, मतलब पहले पता होना चाहिए कि कौन इन्फेक्शन के अंदर ड्रग रेजिस्टेंट हो चुका है। जो ड्रग रेजिस्टेंट व्यक्ति है उसका डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है अगर किसी भी बीमारी को टैकल करना। ये कोविड-19 के बाद हमको समझ में आ चुका, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा जो भी दवाई बने उस दवाई की प्राइस भी तो कम करना पड़ेगी, क्योंकि भारत के अंदर दवाइयां बहुत महंगी है। इवन एंटीबायोटिक वगैरह को भी हमको सस्ता करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्राइवेट फर्म को लेके आना पड़ेगा। प्राइवेट फर्म निवेश करेगी, ज्यादा दवाइयां होंगी तो सस्ती होने लगेगी। दूसरा क्या कि बल्क में प्रोक्योर करो दवाई को, तो वो थोड़ी सी सस्ती जो है वो होने लगेगी। हॉस्पिटल वगैरह के अंदर ही आप दवाइयां देने लगो, गवर्नमेंट अस्पतालों के अंदर, तो थोड़ी दवाइयां जो है वो सस्ती होने लगेगी, ताकि आउट ऑफ पॉकेट खर्चा जो है वो लोगों का कम। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर कैसा लगा लाइक करो, कमेंट करके बताओ। इसके अलावा जो SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरे द्वारा पोल दिया गया है उसको जरूर से आंसर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।